ओके, हम डिस्कस कर रहे थे स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको ये बताया था कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली, और ये आपको नजर आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड। ये इसका काम ब्रेन को रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्ट करना है, या आप ये कह लो कि ब्रेन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करने का जो काम है वो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड एक हार्ड स्ट्रक्चर इसको प्रोटेक्ट किए हुए है, जो कि आपको वर्टिब्रा की फॉर्म में नजर आ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर, ये जो आपको येलो कलर के गिर्द आपको लाइट ये ब्राउनिश सा स्किन कलर का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपको ये एक हार्ड सी बोन है, वर्टिब्रास है ये, जो कि बेसिकली आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द हैं, ताकि स्पाइनल कॉर्ड को कोई इंजरी ना पहुंचे या स्पाइनल कॉर्ड को बेसिकली प्रोटेक्ट किया जा सके, इसका काम ये है। इसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। ये जो आपको अपनी बैक साइड पे एक पूरी रॉड नजर आ रही है, ये बेसिकली आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है। और ये वर्टिब्रल कॉलम, अगर आप इसकी एक क्लियर पिक्चर देख सको, तो फर्दर डिवाइड किया होता है इसको। आपको ये जो वर्टिब्रास होते हैं, आपको नेक रीजन में आपको मिलेंगे, नर्व्स मिलेंगी, सर्वाइकल नर्व्स कहा जाता है इनको। देन थोरेसिक नर्व्स आ जाती हैं, ये जो आपकी बैक साइड पे होती हैं। देन आपके लंबर नर्व्स आ जाती हैं। देन सैक्रल एंड कोकेजियल नर्व्स आ जाती हैं। अगेन आपके लिए इन नामों, जिन जिन लोगों का साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, डेफिनेटली उनके लिए नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये जो वर्टिब्रास हैं, डिफरेंट एरियाज की जो नर्व्स हैं उन्हें डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। ये इन वर्टिब्रास से आपको डिफरेंट नर्व्स कनेक्टेड नजर आ रही होती हैं। ये बेसिकली, अगर आप ये देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसके गिर्द जो प्रोटेक्टिंग है उसको वर्टिब्रास कहा जाता है। अब ये जो नेक रीजन होता है, इसको यहाँ पे जो आपके वर्टिब्रास होते हैं वो सर्वाइकल रीजन होता है, या आप ये कह लो सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं। देन ये जो रीजन आपको नजर आता है नेक रीजन से बिल्कुल नीचे, ये थोरेसिक रीजन होता है। यहाँ इनको थोरेसिक नर्व्स कहा जाता है, जो यहाँ पे अटैच होती हैं, या आप ये कह लो कि थोरेसिक वर्टिब्रास कहा जाता है। देन आपका जो थोरेसिक रीजन से नीचे आपका लंबर रीजन आ जाता है, एंड देन आपका सैक्रल रीजन बेसिकली आ जाता है, या वर्टिब्रास आपके आ जाते हैं। इस तरह इस रीजन को डिफरेंट नेम्स असाइन किए जाते हैं लोकेशन के लिहाज से कि किस जगह पे एसोसिएटेड है। अच्छा, आपकी आसानी के लिए आप सिंपल इतना याद रखो कि स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, और उस प्रोटेक्टिव लेयरिंग का काम बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को इंजरीज वगैरह से प्रोटेक्ट करना है। ये जो हार्ड प्रोटेक्टिव लेयरिंग है स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द, इसको वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। ये वर्टिब्रल कॉलम जो जो आपको अपनी बैक साइड में फील हो रहा है, ये आपका एक वर्टिब्रल कॉलम है। आप इस कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाओ कि किस एरिया के वर्टिब्रास को एग्जैक्टली क्या नाम दिया जाता है। देन स्पाइनल कॉर्ड, अब आप ये देखो, मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताई थी उसमें हमने बात की थी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको अभी तक हमने डिस्कस किया। इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी में जितना भी नर्व्स का जो जाल फैला हुआ है वो बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इतना याद रखो कि आप सिर्फ ब्रीफली आपके लिए इतना बता देती हूँ कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी फंक्शंस परफॉर्म करने में आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम ये होता है कि वॉलंटरी प्रोसेसेस और फंक्शंस आप परफॉर्म कर सको। आप कुछ लिखते हो, आप मूवमेंट करते हो, हैंड रेज करते हो, स्माइलिंग अपनी मर्जी से, आप हंसते हो, जितने भी एक्ट्स आप अपनी मर्जी से परफॉर्म कर रहे हो वो बेसिकली सोमैटिक नर्वस सिस्टम परफॉर्म करने में आपको हेल्प आउट कर रहा है। और वो सारे एक्टिविटीज जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जो इनवॉलंटरी प्रोसेसेस है, उन्हें बेसिकली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ऐसे फंक्शंस जो कि ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे हैं, जिसपे एक पर्सन का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे आप ये देखो, डाइजेस्टिव एक्टिविटीज हैं, आप खाते हो,
ऑटोमेटिकली डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है फूड की। ब्लड सर्कुलेशन हर वक्त होती रहती है, आपके कंट्रोल में नहीं है थ्रू आउट। मतलब बेसिकली आप 24 आवर्स में देखो तो ब्लड सर्कुलेशन किसी भी टाइम नहीं रुक रही होती। इसी तरह आपके ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड इनमें पंप होता रहता है, डिफरेंट एरियाज तक पहुंचता रहता है जहां तक रिक्वायर्ड होता है। इस तरह से एक सिस्टम चलता रहता है। इसी तरह से आपका जो स्टमक या आप ये कह लो कि लिवर रिलेटेड जो फंक्शंस हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो सारे जो फंक्शंस हैं उन्हें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो दूसरा सिस्टम है आपकी बॉडी में वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो तमाम नर्व्स आ जाती हैं जो कि बॉडी में फैली हुई हैं। अब ये नर्व्स या आप ये कह लो कि इस सिस्टम को आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक वो नर्व्स हैं जो कि वॉलंटरी फंक्शंस परफॉर्म करने में आपको हेल्प आउट कर रही हैं। वॉलंटरी फंक्शंस वो सारे फंक्शंस हैं जो कि आपके कंट्रोल में। इस सिस्टम को आप सोमैटिक नर्वस सिस्टम कह रहे हो। और वो नर्व्स या वो सारा सिस्टम जो आपको हेल्प आउट कर रहा है कि आप इनवॉलंटरी एक्ट्स परफॉर्म कर सको, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, स्टमक इंटेस्टाइन के फंक्शंस हैं, ये बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिस्क्रिप्शन यहीं पे लिमिटेड कर दो। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं जो कि आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं। और सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम इतना ज्यादा सिंपल नहीं होता जिसको फिलहाल मैंने बिल्कुल वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी पे लाके लिमिटेड कर दिया। रीजन ये है कि आप लोगों ने ब्रेन रिलेटेड फंक्शंस इस लिमिटेड फंक्शंस के अलावा आपको कहीं और अप्लाई नहीं करने, इसलिए इसकी डिस्क्रिप्शन को मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा लिमिटेड रखा है। यहाँ पे आपका जो ब्रेन का चैप्टर है वो एंड हो जाता है। अब मैं ये चाहूंगी कि जितने भी क्वेश्चंस आप लोग करना चाह रहे हो आप मुझे बता दो, मैं उन्हें दिन आंसर कर देती हूँ। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं जब आप रिसर्च की बात करते हैं, या आप ये कहते हो कि रिसर्च इज बेसिकली अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू कलेक्ट और गैदर डेटा। पर्पस क्या होता है, आप नॉलेज इनहेंस करना चाह रहे होते हैं या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है आप उसको मॉडिफाई करना चाह रहे होते हैं। बाजुकात आप न्यू नॉलेज एक्वायर करना चाह रहे होते हैं रिसर्च के थ्रू। बाजुकात आपके पास जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है आप उसको मॉडिफाई करना चाह रहे होते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा कि हम सिर्फ साइंटिफिक वे यूज नहीं करते, हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए नॉन साइंटिफिक वेज भी यूज करते हैं। हम हमेशा रिसर्च मेथड्स का जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हम साइंटिफिक मेथड को डिस्कस करते हैं, लेकिन साइंटिफिक मेथड के अलावा बहुत से नॉन साइंटिफिक वेज भी होते हैं जो किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको हेल्प कर रहे होते हैं। आप अपनी कॉमन सेंस भी यूज कर रहे होते हो, आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस भी यूज कर रहे होते हो, जो अथॉरिटी में पर्सन्स होते हैं आप उनसे भी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हो। जैसे अगर आपको कोई एडमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आपको पता होता है कि आपने अपने बेसिकली क्लरिकल ऑफिस से लेनी है। इसी तरह से जब आपको कोई मेडिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है आप डॉक्टर्स की एडवाइस पे जाते हो। कोई लीगल इश्यूज देखने होते हैं तो आप लॉयर्स की एडवाइस पे जाते हो। यानी आप बेसिकली जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड के उनसे भी बाजुकात सिंपली इंफॉर्मेशन ले रहे होते हो जहां पे आपको लगता है आपकी अपनी कॉमन सेंस आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही। इसी तरह से आप बाजुकात सिंपल वे भी यूज करते हो जिसमें आप लॉजिकली एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हो चीजों को। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि लॉजिकली एनालाइज करने की एक एग्जांपल दे देती हूँ कि all birds have wings, all birds have wings, sparrow is a bird, therefore sparrow also has wings। लेकिन इस तरह की जो डिडक्शंस आप अप्लाई करते हो या इस तरह की जो लॉजिकल रीजनिंग आप अप्लाई करते हो उसका सबसे ज्यादा इशू ये होता है कि अगर आपकी फर्स्ट अजम्पशन करेक्ट ना हो
तो कभी भी जो रिजल्ट आपके पास आता है वो ठीक नहीं होता। ये साइंटिफिक मेथड से एक थोड़ा सा आप ये कह लो कि सिंपलेस्ट वे होता है, लेकिन इसमें एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। डिडक्शन जिस तरह से आप कर रहे हो, तो जैसे मैं आपसे अभी मैंने तो इस तरह की एग्जांपल दी कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, स्पैरो इज अ बर्ड देयरफॉर स्पैरो आल्सो हैज विंग्स। अगर आपकी फर्स्ट अजम्पशन ही ठीक ना हो, स्पैरो ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, इस केस में ये अजम्पशन ठीक है, लेकिन अगर यही अजम्पशन ठीक ना हो तो नीचे जो रिजल्ट आपके पास आता है वो कभी ठीक नहीं आता। जैसे मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। मैं आपसे क्वेश्चन लेती हूँ, मुझे जैसे उसको कंप्लीट करने दें। ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, आप इस पे डेफिनेटली क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मैम इनर ब्यूटी होनी चाहिए। All girls are beautiful. XYZ is a girl, therefore she is also beautiful. अब आप ये देखो, ये जो assumption मैंने लेके चली हूँ, all girls are beautiful, अब इसमें फर्स्ट assumption ही, अगर आप फर्स्ट assumption ही को आप ये नहीं कह सकते कि ये ठीक है या गलत है। तो जब फर्स्ट assumption ही को कुछ नहीं कह सकते, तो नीचे जो डिडक्शन आपके पास आएगी, नीचे जो कंक्लूजन आप ड्रॉ करोगे वो डेफिनेटली ठीक नहीं होगा। ये प्रॉब्लम होती है जब आप रीजनिंग के थ्रू सिंपल किसी रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हो। बाजू का रीजनिंग के लिए जो आप फर्स्ट अजम्पशन यूज कर रहे होते हो वही ठीक नहीं होती। तो मेथड्स बहुत सारे यूज किए जाते हैं जो साइंटिफिक नहीं होते, जिसमें कॉमन सेंस भी आ जाती है, जिसमें अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेना भी आ जाता है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाती है। ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रही थी, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स या ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग की एग्जांपल थी, जो कि उतना ज्यादा सिस्टमैटिकली आगे प्रोसीड नहीं करती जितना कि साइंटिफिक मेथड आगे प्रोसीड करता है। क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन ये आपको जरा क्विक सोल्यूशन तक पहुंचा देती है, इसलिए आप लॉजिकल रीजनिंग को फॉलो कर रहे होते हो। तो साइंटिफिक मेथड के अलावा नॉन साइंटिफिक वेज भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, लॉजिकल रीजनिंग आपको क्विक सोल्यूशन पे लेके जाता है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग का इशू ये होता है कि जो अजम्पशन आपने फर्स्ट यूज की है, अगर वो ठीक नहीं है तो नीचे जो कंक्लूजन आपके पास आ रहा है वो कभी भी ठीक नहीं होगा। अब आप आओ जरा, नॉन साइंटिफिक वेज वो होते हैं बेसिकली जिसमें आप एक स्टेप बाय स्टेप मेथड नहीं यूज कर रहे होते, जिसमें आप एक सिस्टमेटिक मेथड यूज नहीं कर रहे होते, जिसमें बाजुकात आप डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप करना चाह रहे होते हो टाइम एंड एनर्जी सेव करने के लिए। एक ज्यादा बेटर मेथड जो यूज होता है वो होता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड बेसिकली एक सिस्टमेटिक मेथड होता है, सिस्टमेटिक मेथड ऑफ गैदरिंग द डेटा, या आप ये कह लो कि सिस्टमेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी को साइंटिफिक मेथड कहा जाता है, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप मेथड टू एक्वायर नॉलेज, आप ये कह लो कि एक प्रॉपर स्टेप्स यूज करते हो ताकि नॉलेज को एक्वायर किया जा सके, और उसमें हर स्टेप की एक फिक्स्ड प्लेस है जिसके बाद ही दूसरा स्टेप आएगा। सिस्टमेटिक और स्टेप बाय स्टेप मेथड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन इज बेसिकली साइंटिफिक मेथड। अब जब हम साइंटिफिक मेथड को देखते हैं तो इसके बहुत से स्टेप्स हैं, ये आपको मेजर स्टेप्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपने रिसर्च क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना होता है, आपने फिनोमेना आइडेंटिफाई करना होता है जिसे आप स्टडी करने में इंटरेस्टेड होते हैं, या आप ये कह लो कि इसको आप रिसर्च क्वेश्चन भी कहते हैं, प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम भी कहते हैं, खाली इसको प्रॉब्लम भी कहा जाता है, क्वेश्चन भी कहा जाता है, या फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है, देन आप उसकी एक्सप्लेनेशन डेवलप करते हैं। इस स्टेप में फॉर्मुलेटिंग एंड एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे आके आप थ्योरीज और हाइपोथेसिस की बात करते हैं। जब आप हाइपोथेसिस बना लेते हैं, थ्योरीज को डिस्कस कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं अपने फिनोमेना को, उसका नेक्स्ट स्टेप आता है कंडक्टिंग द रिसर्च। कंडक्टिंग द रिसर्च में आपने आपके पास फर्दर इसमें आपने ये प्लानिंग फेज होता है, आप कौन सा रिसर्च मेथड यूज करेंगे, किस टाइप ऑफ रिसर्च को यूज करेंगे अपनी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, सैंपल कौन सा होगा जिससे डेटा कलेक्ट करेंगे, एंड सैम्पलिंग किस तरह से करेंगे, यानी डेटा कैसे अप्रोच करेंगे, एंड देन आप उस जो डेटा कलेक्ट करते हैं उस डेटा को एनालाइज करते हैं,
और लास्ट स्टेप फिर आ जाता है कि कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स, आप इन फाइंडिंग्स को कैसे कम्युनिकेट करेंगे। आपने देखा होगा कि रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं जिसमें बेसिकली आप अपने रिसर्च की समरी भेजते हो, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैगजीन्स में आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स आपके जर्नल्स में पब्लिश होते हैं। रिसर्च आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उन्हें फिर भेजा जाता है, वो पब्लिश होते हैं, उन्हें रिसर्च जर्नल्स कहा जाता है। बेसिकली इस पब्लिकेशन का पर्पस ये होता है कि बाकी लोग जो उसी फिनोमेना पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, वो उस प्रीवियस रिसर्च से कोई फायदा ले सकें और अपनी रिसर्च को मॉडिफाई कर सकें या प्लान कर सकें कि किस टॉपिक पे रिसर्च कंडक्ट करनी है। इनमें से हर स्टेप को हम वन बाय वन डील करेंगे, ये तो मैं डिस्कस करेंगे, ये तो अभी मैंने आपको एक मेजर आइडिया दिया है। सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन चूज होगा, देन आप उस रिसर्च क्वेश्चन को की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करोगे, देन आप रिसर्च कंडक्ट करोगे डाटा कलेक्शन समेत, डाटा एनालाइज होगा, एंड उसके बाद रिसर्च फाइंडिंग्स कम्युनिकेट की जाएंगी डिफरेंट रिसर्चर्स तक बाय यूजिंग रिसर्च आर्टिकल। सबसे पहले आप आओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये वो स्टेप्स हैं जो कि आप लोगों ने बताया भी कि आप लोगों ने रिसर्च के स्टेप्स पढ़े हुए हैं जो कि इसमें आते हैं। सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाता है। रिसर्च क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए आप ये कर सकते हैं आइडेंटिफाइंग क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च, फिनोमेना ऑफ रिसर्च। अब आप ये देखो कि बाजुकात आप अपने आसपास के सिचुएशन को देखते हुए डेली लाइफ या एवरीडे जो इश्यूज होते हैं उनकी बेस पे कोई रिसर्च फिनोमेना सेलेक्ट कर लेते हो। जैसे अगर मुझे रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ती है आजकल के सिनेरियो में, तो मुझे लगता है कि मैं रिसर्च कंडक्ट करना चाहूंगी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस अमंग एल्डरली पीपल। ठीक है, यानी क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है, ये जो कोरोना वायरस आजकल आपको नजर आ रहा है, लोग किस तरह के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस फील कर रहे हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, और मैं ये स्टडी कंडक्ट करना चाहती हूँ एल्डरली पॉपुलेशन में। तो यानी एक वे तो ये होता है रिसर्च फेनोमेना को डिसाइड करने का कि आप आसपास देखो जो इशू करंट इशू होता है आसपास, जो चीज जो फेनोमेना आपको नजर आ रहा होता है डेली लाइफ में, जो आपको फेनोमेना नजर आ रहा होता है, आप उसको चूज कर लो। बाजुकात आप प्रीवियस रिसर्चेस की बेस पे कोई फेनोमेना चूज करते हैं। प्रीवियस रिसर्चेस जो कि पहले से हो चुकी होती हैं किसी टॉपिक पे, और आपको लगता है कि आप भी इंटरेस्टेड हो उसी टॉपिक को फर्दर स्टडी करने में, तो आप स्लाइट मॉडिफिकेशन से उस रिसर्च को कंडक्ट करते हो या कुछ वेरिएबल्स चेंज करते हो उस रिसर्च को कंडक्ट करते हो। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि प्रीवियस रिसर्चेस ये कहती हैं कि आप ही लोगों से रिलेटेड कोई एग्जांपल देती हूँ। स्ट्रेस लेवल जितना बढ़ता है एकेडमिक परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। स्ट्रेस लेवल जितना बढ़ता है एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। तो अगर मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, मैं दोबारा से मीटिंग जनरेट करती हूँ एंड देन इसको स्टार्ट करती हूँ।